हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कल से हमने एडिटोरियल पेज को भी इसमें शामिल किया है ताकि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आते हैं एडिटोरियल पेज पर वो आपको पता चले। उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको जानना जरूरी होता है क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट उससे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को और सबसे पहली जो हम न्यूज़ ले रहे हैं कि पुंछ में 3 लोगों की मौत पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अब ये 3 लोग कौन थे? 3 लोग ग्रामीण लोग थे जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें पूछताछ के लिए इन लोगों को हिरासत में लिया गया था। बाद में इन तीनों व्यक्तियों की डेथ बॉडी हासिल हुई थी गांव वालों को और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो सेना ने इन्हें पूछताछ के लिए उठाया था उन्होंने यानी सेना ने ही इन्हें मार दिया है। तो पुंछ में आतंकी हमले के बाद 3 ग्रामीणों की जो संदिग्ध स्थिति में 100 मिलने के बाद जो स्थिति बनी हुई है उससे निपटने के लिए सेना ने सबसे पहले क्या किया कि ब्रिगेडियर को हटाया, उसके साथ 3 अन्य सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं और वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और भी स्थिति को गंभीर ना बनाया जाए इसलिए सेना अध्यक्ष मनोज पांडे भी वहां पर पहुंच गए हैं और आज रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह वो भी पहुंच रहे हैं। बीते गुरुवार को पुंछ में सैन्य वाहनों पर घात लगाकर जो हमला किया गया था इनमें 4 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। घटना के अगले ही दिन मुठभेड़ स्थल के पास 3 ग्रामीणों के 100 संदिग्ध अवस्था में मिले थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था जिनके 100 मिले हैं उनसे पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया गया था। उन्होंने इन हत्याओं के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया और मृतक ग्रामीणों में से एक का जो भाई है वो सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत है। मारे गए ग्रामीणों को लेकर इंटरनेट मीडिया पर एक जो वीडियो भी है वो भी प्रसारित हो रहा था। तो इस पूरे मामले की गंभीरता को लेते हुए सेना अध्यक्ष स्वयं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच गए हैं और इसमें सेक्टर कमांडर जो है 10 RR के यानी कि 10 राष्ट्रीय राइफल के सेक्टर में आतंकी विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। जब से उनकी पोस्टिंग हुई थी तो आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, इसलिए भी उनको हटाना जरूरी हो गया था। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हमारे वो 27 दिसंबर को जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और वह राजौरी पुंछ में हालात का जायजा लेने के अलावा पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रांस से 276 भारतीयों को लेकर विमान ने भरी है उड़ान। देखिए मानव तस्करी के आरोप में जिस तरीके से दुबई से निकारागुआ जा रहा विमान A340 उसको फ्रांस के जो हवाई अड्डा है उससे थोड़ा सा पहले वार्डी करके एक हवाई अड्डा है वहाँ पर उसको उतार लिया गया था। इसमें टोटल 300 से ज़्यादा यानी कि 343 लोग इसमें सवार थे जिनमें से 276 भारतीय सवार थे। अब जांच पड़ताल के बाद इन्हें भारत जाने की इजाज़त दे दी गई है और विमान में 276 भारतीय सवार होकर आ भी रहे हैं और मंगलवार तड़के ये मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंच जाएंगे। विमान के उड़ान भरने से पहले इसमें विलंब हुआ क्योंकि इनमें से सवार कुछ यात्रियों ने अपने मूल देश जाने से मना कर दिया और वो फ्रांस की ही राष्ट्रीयता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जहां पर हैं हमें वहीं की राष्ट्रीयता दे दी जाए। रविवार को फ्रांसीसी अधिकारियों ने A340 विमान को अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी थी। 4 फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने रविवार को बैटरी हवाई अड्डे पर दुभाषियों की मदद से यात्रियों से पूछताछ की। यह सुनवाई मानव तस्करी के संदेह पर करी गई थी और क्लियर सब कुछ होने के बाद वहां से अब लोगों को जो भारतीय हैं उन्हें मुंबई के लिए रवाना किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि हमारी कंपनियों से भेदभाव ना करें भारत, ये स्टेटमेंट दिया है चाइना ने सोमवार को कहा कि वह भारत में जो चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है वीवो के कुछ अधिकारियों को कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनको छुड़ाने के लिए चीन प्रत्येक राजनयिक सुरक्षा और मदद का आह्वान करता है। चीन ने भारत से अनुरोध किया है कि वह उसकी कंपनियों के साथ भेदभाव ना करे। ईडी ने पिछले हफ्ते चीनी स्मार्टफोन निर्माता और कुछ अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच
के दौरान वीवो इंडिया के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। अब चीन की जो विदेश विभाग की प्रवक्ता हैं माओनिंग, जिनकी आप पिक देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम मामले पर नजर रखे हुए हैं। भारत में चीनी दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास कानून के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को राजनयिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि भारत ऐसे कंपनियों को टारगेट नहीं करेगा जो चाइना की हैं। दरअसल 23 दिसंबर को वीवो इंडिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होंग सुक्वान उर्फ टेरी, मुख्य वित्त अधिकारी हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने इससे पहले इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट में ओबीसी का पलड़ा भारी हुआ है। इसमें जो पूर्ववर्ती सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, उनमें जो 10 मंत्री थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 28 टोटल मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें कि 18 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार कैबिनेट में आए हैं और मंत्री बना दिए गए हैं। टोटल मंत्रियों की संख्या हो गई है 31, जिसमें 13 ओबीसी हैं, 5 SC ST हैं और 8 सामान्य वर्ग से हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का जो युग था वो मध्य प्रदेश की राजनीति में लगभग समाप्त हो गया है और यहाँ पर सभी जातियों को प्रमुखता दी गई है। हालांकि ओबीसी वर्ग को ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जो आगामी 2024 का चुनाव है उसमें वो सपा को जो उत्तर प्रदेश में जो पैठ रखती है यादवों में, उसको टारगेट कर रहे हैं ताकि उनको ये लगे कि भाजपा ओबीसी वर्ग को साथ लेकर चलती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि कोहरे से धीमी पड़ी विमानों व वाहनों की रफ्तार। देखिए, दिल्ली और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थमसी गई है और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 4 घंटे तक दृश्यता शून्य रहने की वजह से लगभग 125 उड़ानें प्रभावित रही हैं। कई जगहों पर वाहन आपस में टकरा भी रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली सोमवार को 11 घंटे कोहरे में लिपटी रही है। अगर आप भी कहीं लॉन्ग रूट पर बाई रोड जा रहे हैं तो इस समय यात्रा से थोड़ा सा बचिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आपराधिक न्याय विधेयकों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। देखिए, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने सोमवार को 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिन्हें पिछले सप्ताह संसद ने पारित किया था। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हाल ही में संसद द्वारा पारित दूरसंचार विधेयक 2023 को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है और इसके जरिए सदियों पुराना जो दूरसंचार कानून था वो भी समाप्त हो गया है और उसमें बदलाव के साथ नया कानून आ गया है। केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के बाद आपराधिक कानूनों के नए प्रावधान लागू हो जाएंगे। सरकार अलग अलग तारीखों पर भी इन प्रावधानों को लागू कर सकती है। तीनों कानूनों का उद्देश्य अपराधों और उनकी जो सजाओं की परिभाषा निर्धारित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरीके से बदलना है। इसमें आतंकवाद को जितना क्लियर किया गया है, यानी कि पूरा स्पष्ट किया गया है और आतंकवाद को प्रमुखता से रखा गया है न्याय के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की योजना बनाने का निर्देश उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया गया है। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों से समयबद्ध योजना बनाने की बात कही है और इस पर जोर देकर कहा है कि इस प्रक्रिया को सरल और सुविधा युक्त बनाया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान 2023 पारित होने के बाद उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव शहरी विकास PWD के अधिकारियों, DDA के उपाध्यक्ष, MCD के आयुक्त के साथ बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने बताया कि PM उदय और PMY के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमीकरण और झुग्गी वासियों के पुनर्वास के कार्यों की प्रगति और स्थिति का जायजा लिया है। अधिकारियों से PM उदय, PMY और DDA की लैंड पुलिंग नीति के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा देने को भी इसमें कहा गया है। क्रूरता है जीवन साथी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना। हाई कोर्ट, देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि पति को सार्वजनिक रूप से परेशान या अपमानित करने का कृत्य अत्यधिक क्रूरता के दायरे में आता है। अदालत ने कहा है कि एक पति या पत्नी की छवि को सार्वजनिक रूप से खराब करने के लिए जीवन साथी द्वारा लगाए गए लापरवाह
अपमानजनक और निराधार आरोप क्रूरता के सिवा कुछ नहीं है। वैवाहिक संबंध विश्वास पर टिका होता है और एक जीवन साथी से इस तरह के अपमानजनक आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती है। AQI में थोड़ा सा सुधार हुआ है। कल जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कल दिल्ली में 411 था, वो आज 383 आंका गया है। तो गिरावट तो हो रही है, लेकिन अभी भी स्थिति गंभीर है, क्योंकि 350 प्लस स्थिति को गंभीर माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देश को ईसाइयों के योगदान पर गर्व है। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने बोला कि क्रिसमस के अवसर पर समाज को दिशा देने और सेवा की भावना के लिए ईसाई समुदाय की भूमिका की उन्होंने सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश उनके योगदान पर गर्व करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरकारी आवास पर कुछ आए ईसाई लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनके ईसाइयों से बहुत घनिष्ठ और गर्मजोशी वाले संबंध थे। ईसाई समाज गरीबों और वंचितों की सेवा में हमेशा आगे रहता है। इस समुदाय से बहुत से नेता और विचारक देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इस समुदाय की ओर से संचालित शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थान भारत भर में बड़ा योगदान दे रहे हैं। DY चंद्रचूड़ जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि आप क्रिसमस मनाइए, हर्षोल्लास के साथ मनाइए, लेकिन उन सैनिकों का बलिदान मत भूलिए जो 4 दिन पहले ही शहीद हुए हैं और बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए गश्त पर निकले हुए थे। ये बहुत अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि ईसा मसीह के जीवन का संदेश दूसरों की भलाई के लिए बलिदान देना था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सब कुछ त्याग देंगे, भले ही यह हमारे जीवन की बात हो। जैसा कि हमारे सशस्त्र बलों से बहुत से लोग राष्ट्र की सेवा में करते हैं। हमने 2 दिन पहले सशस्त्र बलों के अपने 4 सदस्यों को खोया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि सभी टोल प्लाजा में एम्बुलेंस तैनात करने का निर्देश दिया गया है। NHAI देश के सभी टोल प्लाजा में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य कर रहे हैं और इस सिलसिले में एम्बुलेंस की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण पे है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह जानकारी संसद की स्थायी समिति की सड़क सुरक्षा मामले पर रिपोर्ट में दी है। उन्होंने बोला है कि अभी तक जितने भी नेशनल हाईवे के टोल बूथ हैं, उनमें टोटल अगर सबको मिला लिया जाए तो सिर्फ 300 एम्बुलेंस हैं जो सड़क पर दौड़ रहे हैं या फिर सेवा के लिए उपस्थित हैं। लेकिन जब दुर्घटना हो जाती है और जो गंभीर स्थिति वाला 1 घंटा होता है, शुरू के 1 घंटे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो गंभीर माना जाता है। तो उस स्थिति में एम्बुलेंस है ही नहीं कि वो उन्हें तत्काल सेवा प्रदान कर सके। इसलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए एम्बुलेंस के लिए निविदाएं मांग ली गई हैं और जल्द ही हर टोल बूथ पर 1 एम्बुलेंस आपको उपस्थित मिलेगी, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल एम्बुलेंस से उन्हें किसी निजी अस्पताल या पास के अस्पताल में सही समय पर पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद नौसेना ने अरब सागर में तैनात किए 3 युद्धपोत। देखिए, व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोत को तैनात किया है। भारतीय नौसेना ने बताया कि युद्धपोत INS मोरगुआओ, INS कोच्चि और INS कोलकाता सहित कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी है। नौसेना ने क्षेत्र में संदिग्ध जहाज़ों या गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मध्य अरब सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICGS विक्रम की निगरानी में व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो सोमवार को दोपहर 3 बजे मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा, जिस पर हाल ही में हमला किया गया था। चालक दल के 21 भारतीय सदस्य वाले वाणिज्यिक पोत पर शनिवार को पोरबंदर के करीब 217 समुद्री मील की दूरी पर हमला किया गया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने जहाज की सहायता प्रदान की थी।
नेक्स्ट न्यूज है, तीसरे सम्मन पर हाजिर नहीं होने पर ईडी कर सकती है गिरफ्तार, लेकिन शर्तें भी। देखिए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ईडी ने सम्मन जारी किया है और ये लोग ईडी के पास पेश नहीं हो रहे हैं। झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन ईडी के 6 सम्मन के बाद भी जवाब देने के लिए पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। रांची में जमीन घोटाले में उनका नाम आया है। उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में ईडी की जांच के घेरे में है और 3 बार सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी ने दूसरी बार सम्मन भेजकर 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले सम्मन पर 22 दिसंबर को वह नहीं पहुंचे थे। अन्य राज्य के आय प्रमाण पत्र पर प्रवेश से मना नहीं कर सकते हैं केवीएस। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत किसी छात्र को इस आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आय प्रमाण पत्र दिल्ली के बजाय किसी अन्य राज्य से प्रमाणित किया गया है। यानी कि अगर दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में अगर किसी को एडमिशन लेना है और अगर वो उसका जो EWS है, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लास का सर्टिफिकेट उसने बनवाया है, अगर वो मान लीजिए केरल का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, तो उसे एडमिशन से नहीं रोका जा सकता है। तो ये निर्णय आया है। जल्द अयोध्या से अमृत भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और ये स्टेटमेंट दिया है अश्विनी वैष्णव ने। वंदे भारत ट्रेन के बाद जल्द ही गैर वातानुकूलित अमृत भारत ट्रेन पर उतरने वाली है। यह दरभंगा से अयोध्या होकर आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसकी रेक का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री अयोध्या से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री ट्रेन को रवाना करेंगे। रेल मंत्री ने भी बोला कि आने वाले समय में सभी राज्यों में अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। प्रत्येक माह 20 से 30 ट्रेनें तैयार हो रही हैं। इस ट्रेन का निरीक्षण सफल रहा है और पटरी पर उतरने के बाद अगले 5 माह तक इसकी तकनीकी पहलुओं पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई छोटी मोटी खामी आती भी है तो उसे दूर किया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि पुश पुल तकनीक से बनी ट्रेन में यात्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनों को चलाने में दुनिया भर में 2 तकनीकों का इस्तेमाल होता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 तकनीक इस्तेमाल होती हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नोलॉजी और दूसरा है पुश पुल टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नोलॉजी में हर दूसरे या तीसरे कोच में एक मोटर होती है जो ओवरहेडेड उपकरण के माध्यम से आपूर्ति की गई बिजली की मदद से चलती है। वंदे भारत ट्रेन इसी पर आधारित है। दूसरी तकनीक है पुश पुल। इसकी मदद से ट्रेन में 2 इंजन होते हैं। एक पहला इंजन जो आगे की तरफ होता है और दूसरा पीछे की तरफ। आगे वाला इंजन ट्रेन को आगे की तरफ खींचता है और पीछे वाला इंजन ट्रेन को पीछे से धक्का देते हुए आगे की तरफ खींचता है। तो इस तकनीक से जो गैर वातानुकूलित वाली वंदे भारत होगी उन्हें चलाया जाएगा। अमृत भारत जो ट्रेन होंगी उसे चलाया जाएगा। तो 2 टेक्नोलॉजी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नोलॉजी और पुश पुल टेक्नोलॉजी। फर्जीवाड़ा सामने आने पर सेना की ग्रुप सी की भर्ती रद्द कर दी गई है। इसमें कुक से लेके सफाई कर्मी, धोबी सभी की वैकेंसी थी और फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद सेना की सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सिविल एंटी फॉर ग्रुप कमांड लेवल की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। और ये परीक्षा कब दोबारा कराई जाएगी अभी डेटों का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि विंटर शेड्यूल में उड़ानें शुरू न करने पर 5 विमानन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ पर स्लॉट मिलने के बाद भी 5 विमानन कंपनियों की तरफ से अभी तक उड़ानें शुरू नहीं की गई हैं। इन कंपनियों को कुल 9 उड़ानें शुरू करनी थी। कंपनियों के इस रवैये से एयरपोर्ट प्रबंधन नाराज है और एयरपोर्ट प्रबंधन ने ईमेल के जरिए नोटिस जारी कर इन विमान कंपनियों से जो फ्लाइट संचालन में हो रही देरी की वजह पूछी है। विंटर शेड्यूल में 5 विमानन कंपनियों ने 9 राज्यों के लिए नई फ्लाइट शुरू करने के लिए स्लॉट बुक किए थे। इसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट प्रबंधन की अनुमति मिल चुकी थी। अब शेड्यूल जारी हुए 63 दिन बीत गए हैं। स्लॉट मिलने के बाद 28 अक्टूबर से उड़ानें शुरू होनी थी, मगर किसी भी कंपनी ने अभी तक बुकिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ये कंपनियां हैं एयर एशिया, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से और इसमें हम न्यूज़ ले रहे हैं फिर से करीब आते अमेरिका पाकिस्तान। ये आर्टिकल है जिसमें विवेक काटजू जो विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, उन्होंने बताया है कि इस समय एक दूसरे की ज़रूरत बन रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान, और इनके संबंधों में नए सिरे से मजबूती देखने को मिल रही है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं जनरल आसिम मनीर का हालिया अमेरिकी दौरा द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुनीर का हफ्ते भर से अधिक का जो अमेरिकी दौरा है वो 12 दिसंबर को शुरू हुआ था। 12 दिसंबर को दौरा उन्होंने शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख से भी मुलाकात की। वह चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन और अमेरिका की पश्चिमी कमान के मुखिया सहित अन्य कई सैन्य अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की है। पश्चिमी कमान ही पाकिस्तान से जुड़े मामले देखती है। मुनीर जो हैं वो अमेरिकी थिंक टैंक के सदस्यों से भी मिले हैं। अमेरिका ने उनका स्वागत भी भरपूर किया, यानी कि एक तरीके से लाल कालीन बिछाया उनके स्वागत के लिए। और ऐसा कर अमेरिका ने पाकिस्तान की इस वास्तविकता को ही स्वीकृति दे दी कि सेना प्रमुख ही वहाँ का सैन्य कमांडर होता है और वही सब कुछ होता है, राजनीतिक हस्ती भी वही होता है, मतलब आका वही होता है। इस तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री पोस्ट कुछ नहीं होती है, राष्ट्रपति कुछ नहीं होता है। जब पाकिस्तान में एक कार्यवाहक सरकार है और 8 फरवरी को वहाँ चुनाव प्रस्तावित है, तो इस तरीके की आवभगत ये दर्शाता है कि अमेरिका और पाकिस्तान कहीं ना कहीं करीब आ रहे हैं। हालांकि कुछ विपक्षी जो सदस्य हैं वो इस आम चुनाव को टालना चाहते हैं, लेकिन आर्मी इस चुनाव को नहीं टालना चाहती है जो 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। वहां पर संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है पाकिस्तान में, जिसकी संख्या है 336। इनमें से 266 सदस्य जो हैं वो चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। शेष जो सीटें हैं वो गैर मुस्लिमों और महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इन सीटों को आम चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर आवंटित किया जाता है। जहां तक हम सामान्य सीटों की बात करें तो जो शेष 4 राज्यों में मिलकर जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा अकेले पंजाब में है। इसलिए जिस पार्टी की पंजाब पर पकड़ हो जाए पाकिस्तान पर उसी का नियंत्रण माना जाता है। यह पाकिस्तान की रणनीति का अटल तथ्य है, यानी कि जो पंजाब है सिर्फ आप उसको, जैसे भारत में है ना कि 80 सीटों वाला अपना उत्तर प्रदेश है लोकसभा का, वैसे ही पंजाब है वहाँ पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मुनीर हैं वो सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं और हमेशा से अच्छे थे। इसमें पाकिस्तान की जो तहरीके इंसाफ पार्टी है, यानी कि जो इमरान खान की पार्टी है, वो सफल ना हो जाए इसके लिए भी मुनीर लगे हुए हैं। इसमें सेना के दबाव के चलते कई पीटीआई नेताओं यानी कि तहरीके इंसाफ नेताओं ने या तो पार्टी छोड़ दी है या फिर वो नवाज शरीफ की पार्टी में आकर मिल गए हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि PMLN के पक्ष में लामबंद होने का प्रयास किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में 2 महीने पहले ही नवाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो लंदन से लौटकर पाकिस्तान आ गए हैं और वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं और उनकी पार्टी मजबूत है। मुनीर के साथ हालांकि उनके रिश्ते भी करीबी रिश्ते हैं, क्योंकि जो अभी वर्तमान शहबाज शरीफ जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो करीब हैं मुनीर के, और नवाज शरीफ के कहने पर ही शहबाज ने मुनीर को सेना प्रमुख बनाया था। अगर हम बात करें अमेरिका और इमरान के संबंधों की तो उसमें गड़बड़ तब हुई जब मार्च 2022 में इमरान खान ने ये आरोप लगाया कि अमेरिका उनको यानी कि प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके पद से हटाने की कोशिश कर रहा है, एक अभियान चल रहा है। तब से ये संबंध खराब हुए थे। अमेरिका पाकिस्तान को लेकर अपनी नाराजगी त्यागने को भी तैयार है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ 20 साल जो लड़ाई चली थी उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। अगर बात करें, अमेरिका नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में किसी प्रकार का अराजक माहौल बने, क्योंकि उससे आतंकी समूहों की गतिविधियों के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी। अमेरिका ये भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन की कठपुतली बन जाए। अमेरिका या फिर कोई और शक्तिशाली देश चीन पाकिस्तान की मजबूत कड़ी को कमजोर करने में सक्षम होगा या नहीं होगा, ये
भारत और अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों पर निर्भर करेगा। असीम मुनीर भी जानते हैं कि पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने में अमेरिका से बेहतर मददगार और कोई देश हो ही नहीं सकता है। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और यदि पाकिस्तानी चुनाव में इमरान खान ने कोई उलटफेर कर सत्ता में वापसी का समीकरण नहीं बदले तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते एक तरीके से फिर से परवान चढ़ेंगे और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में जहां भारत को साझेदार बनाएगा वहीं पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बहाल कर हमारे पश्चिम देशों में अपने प्रभुत्व को और भी बढ़ाएगा। अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आंकड़ों वाला आर्टिकल है। इसमें आंकड़े बहुत अच्छे दिए गए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो इसमें जो बताया गया है कि कर्ज बढ़ा रही है रेवड़ी संस्कृति, जो मुफ्तखोरी की जा रही है, योजनाओं की राशि बढ़ाई जा रही है, अनाज दिया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि कर्ज बढ़ता जा रहा है क्योंकि भारत आधारभूत ढांचों को भी आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो ये आर्टिकल लिखा किसने है? ये आर्टिकल लिखा है JNU के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी ने। और ये आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है लेकिन इसके साथ ही कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट ये बताती है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो देश का जो कुल कर्ज है वो चालू वित्त वर्ष की जुलाई और सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 लाख करोड़ डॉलर यानी 205 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसमें जो केंद्र का हिस्सा है वो 161, देखिए यहाँ लिखा भी गया है, जो केंद्र का हिस्सा है वो 161 लाख करोड़ है और राज्य का हिस्सा 44 लाख करोड़ रुपए है। इस हिसाब से हर भारतीय पर 1,40,000 का कर्ज है। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार का कुल जो देश और विदेश दोनों पर कर्ज था वो 55 लाख करोड़ रुपए था। यानी इस हिसाब से लगातार 9 सालों में कर्ज बढ़ता जा रहा है। और जो राजकोषीय घाटे का ब्यौरा भी इसमें दिया गया है, अभी जो है वो 9.25 लाख करोड़ रुपए है और यह कुल कर्ज का 4.51% है। देखिए राजकोषीय जो घाटा होता है वो जो सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर होता है। जैसे हमारे और आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में जो अंतर आता है वो जो अगर हम कमा कम रहे हैं खर्च ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हम बोलते हैं घाटा, तो वही राजकोषीय घाटा बोला जाता है। आगे इसमें बताया गया है सरकार का मानना है कि इस कर्ज से देश की अर्थव्यवस्था को जोखिम कम है क्योंकि एक तो ज़्यादातर जो कर्ज है वो भारतीय मुद्रा में यानी कि रुपए में लिया गया है और दूसरा जीडीपी के मुकाबले इस कर्ज का अनुपात अभी कम है। इसके साथ ही इस समय भारत की अर्थव्यवस्था 3.35 लाख करोड़ डॉलर के साथ दुनिया भर में 5वें नंबर पर बनी हुई है जिसे 2028 तक तीसरे नंबर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय देश में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जो अन्य आधारभूत ढांचा है उसको तेजी से बढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें पैसा तो लगेगा ही। अगर हम कर्ज की भी बात करें, जो आंकड़ों की बात करें, तो इसमें जापान का कर्ज उसकी जीडीपी का 255% है, ग्रीस एवं सिंगापुर का 167% है, इटली का 143% है, अमेरिका का 123% है। इस हिसाब से तो भारत का सिर्फ 81% है। हालांकि भारत और अन्य विकसित देशों के कर्जों में बड़ा अंतर यह है कि अन्य विकसित देश अपने देश के केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं, वहीं भारत क्या करता है, विदेश से कर्ज लेता है और ये कर्ज बढ़ता जा रहा है। विदेशी देशों की आमदनी भी भारत के मुकाबले ज़्यादा है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। उन देशों में रेवड़ी योजनाएं ना के बराबर हैं। वहाँ की सरकारें केवल शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं ही मुफ्त में देती है। इसके विपरीत दक्षिण भारत से शुरू हुआ मुफ्तखोरी यानी रेवड़ी बांटने का सिलसिला आज भी पूरे देश में फैला हुआ है। आप या तो मुफ्त बिजली की बात कर लीजिए, मुफ्त गेहूं, चावल, मोबाइल, लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी, कई ऐसी घोषणाएं की जाती हैं, मुफ्त सिलेंडर तक बांटे जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये कर्ज बढ़ता जा रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। असल में कर्ज दो तरीके से लिए जाते हैं, एक कर्ज होता है आंतरिक और दूसरा कर्ज होता है बाह्य। जो आंतरिक कर्ज होता है वो भारत से ही लिया जाता है, जो आंतरिक कर्ज होता है वो
जो खुले बाजार से जुटाए जाने वाले कर्ज होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, रिजर्व बैंक को जारी विशेष शेयर होते हैं, क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड इसमें शामिल किए जाते हैं। जबकि जो विदेशी ऋण होता है जिसे दूसरे देशों की सरकारों अन्यथा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान होते हैं जैसे IMF, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब से लिया जाता है। कल्याणकारी योजनाओं और आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार को विदेशों से भी कर्ज लेना ही पड़ता है, ये मजबूरी है सरकार की। और रेवड़ी बांटने के लिए सरकारों द्वारा जो आज इतना कर्ज लिया जा रहा है, इसका बोझ न केवल हम पर है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये चुकाना होगा। बजट का एक हिस्सा इन कर्जों के ब्याज पर चला जाएगा। देश का दुर्भाग्य है कि सरकारें कर्ज से चल रही हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाने की तुलना में विभिन्न रेवड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि रोजगार एवं उत्पादन नहीं बढ़ेगा और आय असमानता कम नहीं होगी तो कर्ज तो लेना ही होगा। विडंबना ये है कि अनाज के मामले में देश के आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी 5 दशक बाद देश की 2/3 आबादी को सरकार से मुफ्त अनाज लेना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इससे मुफ्त की योजनाओं की राशि को रोजगार के अगर अवसर पैदा करने में लगाया जाता तो वो कहीं ना कहीं बेहतर होता। इस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि स्वास्थ्य बीमा सस्ता करने की तैयारी है। देखिए, जो सरकार है वो चाहती है कि स्वास्थ्य बीमा सबकी पहुंच में हो और इस पर काम 1 फरवरी से जो बजट पेश होने वाला है उसमें शुरू भी हो जाए। आयुष्मान जो भारत स्कीम है उसके भी दायरे को बढ़ाया जा सकता है। अभी तक जिनकी इनकम 2 लाख या 2 लाख से कम है उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इसमें दिया जाता है। इस 2 लाख की सीमा को 5 लाख किया जा सकता है और इस 5 लाख की सीमा को 10 लाख किया जा सकता है। यानी कि जिनकी आय 5 लाख तक है वो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। और 50 करोड़ लोगों के पास अब आयुष्मान कार्ड है, जिससे अभी भी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को भी एक रेगुलेट करने की संस्था बनाने की बात सामने आ रही है, जैसे कि इरडा है, RBI है, सेबी है। इसी तरीके से जो स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र है उसके लिए भी एक नियामक संस्था बनाने की बात की जा रही है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं वो एज के हिसाब से 15 से 35 हज़ार रुपये तक की सालाना किस्त लेते हैं, जिससे लोग कतराते हैं कहीं ना कहीं स्कीम लेने से। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बात करें तो सरकार आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख के कवरेज की सीमा भी बढ़ा सकती है और इसको सीमा को 8 से 10 लाख तक किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि हेल्थ सेक्टर रेगुलेट के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस की लागत को कम किया जाए और उसमें एकरूपता लाई जाए। अभी सभी कंपनियों के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम अलग अलग होता है, एज के हिसाब से होता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विनिवेश के लक्ष्य में एक बार फिर चूक सकती है सरकार। देखिए, कुछ चुनिंदा घरानों को सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के विपक्षी दलों के आरोप के बीच केंद्र ने अपनी निजीकरण की प्रक्रिया लगभग रोक दी है। इसकी जगह उसने शेयर बाजारों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचने का विकल्प चुना है। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने विनिवेश के जरिए 4.20 लाख करोड़ जुटाए हैं, लेकिन सरकार चालू वित्त वर्ष में यानी 2023-24 में विनिवेश लक्ष्य पाने में एक बार विफल रह सकती है। जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कॉनकोर जैसी बड़ी कंपनियों की निजीकरण योजनाएं पहले से ही ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। चालू वित्त वर्ष में 51,000 करोड़ रुपए की बजट राशि में से करीब 20% यानी कि 10,049 करोड़ रुपए IPO और OFS यानी कि बिक्री पेशकश के माध्यम से अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए एकत्र किए गए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उद्योग व बैंकों के रिश्तों पर आएंगे नए नियम। ये स्टेटमेंट दिया है RBI ने। देखिए, बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने के मामला भले ही RBI ने ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, लेकिन इसे लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता है। RBI ने हाल ही में जिस तरह से बैंकों और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर कुछ कदम उठाने के संकेत दिए हैं, उसे भविष्य की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले दिनों ही RBI ने कंपनियों की तरफ से गठित वैकल्पिक निवेश फंड में बैंकों व गैर बैंकिंग कंपनियों के निवेश को लेकर बेहद सख्त रवैया अख्तियार करते हुए रोक लगा दी है। अब RBI जल्द ही कनेक्टेड लैंडिंग यानी कि ऐसे व्यक्ति को कर्ज देना जो बैंकिंग कंपनी के फैसले को प्रभावित करता हो पर एक विस्तृत नियम लाने का ऐलान किया है। पहले चरण में इस कंपनी या इस नियम का जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक परामर्श के बाद अंतिम रूप
दिया जाएगा। इसमें जो बजट है 2021 और 22 का, उसमें बोला गया था कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। उसमें एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अभी भी ये जो प्रक्रिया है वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है हमास इजराइल युद्ध हम स्किप करते हैं। विदेश मंत्री जो हैं वो रूस पहुंच गए हैं और जयशंकर सोमवार को रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। इस दौरान वो अपने समक्ष के साथ बातचीत करेंगे, विभिन्न द्विपक्षीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि मॉस्को पहुंच गया हूं, और जयशंकर ने रूस के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात करेंगे। ईरान ने इनकार किया है कि ईरान ने केम प्लूटो टैंकर को निशाना नहीं बनाया है। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान लगातार हमले कर रहा है। लाल सागर से गुजर रहे मालवाहक जहाज़ों को हाउती विद्रोही निशाना बना रहे हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया है कि भारत आ रहे केमिकल टैंकर को अरब सागर में ईरान से निशाना बनाया गया है। पेंटागन ने कहा है कि भारतीय समुद्री तट से कुछ दूर लाइबेरिया का झंडा लगे एमवी केम प्लूटो टैंकर को निशाना बनाया गया था। वो ईरान की करतूत नहीं है और ईरान ऐसा कोई कार्य नहीं करता है। चलिए, तो ये आज का 26 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।